राम की लेगेसी को वीरेंद्र सिंह ने कैरी आउट किया जी। और उन्हीं की लेगेसी को बाद में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल ने भी उसको आगे बढ़ाया। यहाँ के किसानों के साथ उनके दुख दर्द बांटने में और उनका समर्थन जुटाने में एक संगठन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था और उस ढांचागत आधार के बिना कोई भी नेतृत्व लंबे समय के लिए अपना भविष्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देख सकते। कमांड पॉलिटी का ज़माना तो है नहीं, ना सेंटर में है और ना स्टेट में है। ना स्टेट में है। और दूसरी तरफ जनता के तरफ से एक डिमांड पॉलिटिक्स है। हाँ, एक डिमांड पॉलिटिक्स, बहुत सारे डिमांड्स हैं। बिल्कुल। उस छत्र छाया में इनको अपने अंदर वो सारी गुण लाने पड़ेंगे जो एक जुझारू नेता में होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन उस कसौटी पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक खड़े कसे। उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। अभी तक कसे। हरियाणा में जो कांग्रेस का नेतृत्व है ना, उसकी बागडोर कभी भी एक सशक्त बागडोर नहीं दी गई है कांग्रेस के नेताओं को। और उसके कारण जो एक तरह से जो सेंटर की पॉलिटिक्स है, उनका जो कमान है, CWC का जो कमान है, उसको रुझाने की कोशिश करें। अगर बागडोर उनको मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की लेगेसी, जिस तरह की लेगेसी देवीलाल की थी, उस तरह की लेगेसी इनकी रहेगी। और का अगर आकलन करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चौधराहट फिर से नहीं मिलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि संगठनात्मक स्तर पर वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। या नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा विधानसभा 2024 के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके सरकार बनाने का आंकड़ा पार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 साल से विपक्ष में थी, इस बार फिर दोबारा से विपक्ष में पहुंच गई है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से हल्ला मचा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और इस एरिया में, जिसको जाटलैंड कहते हैं, एक शोर और था, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कल के परिणाम के बाद परिस्थितियां बिगड़ गई, हवाई किले ढह गए। ऐसे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं फॉर्मर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, MD यूनिवर्सिटी रोहतक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग आप ये मानिए कल सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उनके समर्थकों ने अगला चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया था। 60+ सीटें आ रही हैं, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए हैं, दोबारा से रोहतक की चौधर आ गई है। लेकिन परिणाम आए, सब उलट गया। अब ऐसे में हुड्डा साहब का क्या भविष्य देखते हैं? जहाँ तक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल है, हरियाणा में एक परंपरा रही है। हमने देखा देवीलाल को, हमने देखा बंसीलाल जी को, हमने देखा भजनलाल जी को। तो इन तीनों लाल का जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसका पटाक्षेप हो गया है। तो एक कयास ये लगा जा रहे हैं कि क्या इस बार अगर शिकस्त मिली है, ये अप्रत्याशित तो है ही, ये परिणाम अप्रत्याशित हैं कांग्रेस के समर्थकों के लिए और ख़ासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि ये इनका ऑलमोस्ट लास्ट फेज़ है। 77 वर्ष की उम्र में अगर वो चाह रहे थे और बहुत आशावान थे कि इस बार फिर से उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, और लगभग एक दशक के नेपथ्य में रहने के बाद ये कयास लगा रहे थे कि शायद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं एक नए तरीके से फिर कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेंगे। लेकिन वो सारे चीज़ें जो हैं वो धाराशायी हो गई। तो भविष्य में अगर देखा जाए कि कांग्रेस का भविष्य क्या है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या है, दो आस्पेक्ट हैं इसके, दो पहलू हैं। एक तो उनका अपना व्यक्तिगत भविष्य क्या होगा
कांग्रेस में किस तरह से उनको स्थान दिया जाएगा, क्या फिर से उनको कांग्रेस का बागडोर संभालने का या नेतृत्व संभालने की जो भूमिका रही है, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया है, क्या कांग्रेस पार्टी उनको ये मौका देगी या फिर नेतृत्व में बदलाव के साथ साथ इनका भी पटाक्षेप हो जाएगा। ये एक प्रश्न है जो कि सभी के दिमाग में आ रहा है यहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की परंपरा रही है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, जिसको देवीलाल ने चलाया, बंसीलाल ने चलाया और बाद में भजनलाल ने चलाया, उस तरीके से क्या वो दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके क्या आश्वस्त हो सकते हैं कि उसी तरह की शैडो पॉलिटिक्स, यानी उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में या उनके देखभाल में, उनके पैट्रनेज में दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी और इस तरह से वो एक्टिव रहेंगे, पर्दे के पीछे रहते हुए भी वो एक्टिव भूमिका अदा करेंगे। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जाहिर है कांग्रेस में भी मंथन होगा और दिल्ली में जो बैठे हैं लोग कांग्रेस के, वो इसके ऊपर मंथन करेंगे, विचार करेंगे कि अब नेतृत्व का भार। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस प्रकार की लचर भूमिका इस इलेक्शन में कांग्रेस ने प्रदर्शित किया, उस रूप में कि कोई संगठनात्मक स्ट्रक्चर, एक संगठनात्मक ढांचा होता है, उसको क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। और मेरे ख्याल से ये मूल में रही है हार का। अगर आकलन करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चौधराहट फिर से नहीं मिलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि संगठनात्मक स्तर पर वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए या उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो दिल्ली के पॉलिटिक्स से ही, दिल्ली से ही अपना ये देखते रहे और वो डिपेंड करते रहे कि दिल्ली में जो नेतृत्व है राहुल गांधी का यहाँ आना, हो सकता है कि वो चमत्कारी और उनको फिर से एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वो खड़ी नहीं हुई। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो खुद इस तरह से क्रियाशील होंगे और इस तरह से सक्रिय पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी उनकी होगी एज के कारण। और दूसरा ये है कि जो कभी भी उनका करिश्माई व्यक्तित्व तो रहा नहीं, जैसा देवीलाल का करिश्माई व्यक्तित्व था उस तरह का करिश्माई व्यक्तित्व तो रहा नहीं इनका। लेकिन वो समहाउ अदर जो देवीलाल की जो लेगेसी थी, खासकर जो किसानों और जाटों का, एक जाति विशेष का जो समर्थन मिल रहा था उनको, इन्होंने सोचा कि अब उसमें फाड़ हो गई है। देवीलाल के जो ओपी चौटाला और अजय चौटाला और अभय चौटाला हैं वो डिसइंटीग्रेट कर गए हैं, तो शायद उसका एडवांटेज उनको मिले। लेकिन नेतृत्व में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप नेतृत्व की क्षमता आप में अगर है तो उसको प्रदर्शित भी करना पड़ता है जी, उसको दिखलाना भी पड़ता है। और वो विश्वास अगर आप जीत लेते हैं तो हमेशा पब्लिक आपके साथ रहती है। और इसी का कारण है कि आप देखें कि छोटू राम की लेगेसी को वीरेंद्र सिंह ने कैरी आउट किया जी, और उन्हीं की लेगेसी को बाद में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल ने भी उसको आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा की ग्रूमिंग उस रूप में की है कि एक जुझारू नेता के रूप में वो दीपेंद्र हुड्डा को ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स के लिए तैयार कर सकें। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा जैसा ये मान के चल। जी डॉक्टर साहब, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति देखें तो उनका जो क्लेम टू फेम था 2005 से पहले वो ये था कि उन्होंने 3 बार चौधरी देवीलाल को हराया है। उसके बाद जिस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई उस समय वो रोहतक से एमपी थे वो, और फिर उन्होंने अपनी सीट खाली की और अपने बेटे को दी। फिर 10 साल तक यानी कि 2 टर्म वो मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले जो जब कभी भी वो सांसद का चुनाव लड़ते थे तो गांव वाले उनको वोट नहीं देते थे, गांव वाले चौधरी देवीलाल को वोट देते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी इमेज बदली
किसानों के प्रति, गांव वालों के प्रति और लोगों की भी उनके बारे में राय बदली। और पहले कांग्रेस पार्टी को वोट ना देने वाले गांव के लोग फिर कांग्रेसी हो गए। और अब ये देखिए कि 2024 10 साल का एक गैप था, लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिलेगी। अपनी सीट से वो 71,000 वोट से ज़्यादा से जीत गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड मार्जिन है। और उनके चारों सीट जो है रोहतक ज़िले की उनके उसमें आ गए, लेकिन बाकी क्या हुआ वो हम सबको पता है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, लेकिन जो कही जा रही थी कि उनका प्रभाव दूर दूर तक है, 90 के 90 हलकों में उनके नाम से वोट मिलती है, अब क्या वो बात रही? क्योंकि 5 साल बाद ही चुनाव आएगा, उस समय तक क्या ये सारी परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी होंगी? वो तो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में किस तरह की भूमिका उनको दी जाती है और नेतृत्व उनके हाथ में रहती है या नहीं। अगर बागडोर उनको मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की लेगेसी, जिस तरह की लेगेसी देवीलाल की थी, उस तरह की लेगेसी इनकी रहेगी। और उस रूप में अगर देखें, आपने ये बात तो सही कहा कि किसानों के मसीहा जो देवीलाल थे, उनको 3 बार हराने का श्रेय इनको दिया जाता है, लेकिन उनके साथ साथ उसके नेगेटिव, उसके नकारात्मक टेंडेंसीज़ भी हैं। नकारात्मक टेंडेंसीज ये हुई कि जो जाट समुदाय थे उसमें भी जो कृषि समाज का जो रुझान इनके प्रति होना चाहिए था, वो तो उससे कट गए। तो नेतृत्व का रुझान जो मिलना चाहिए था, उसका जो आधार होना चाहिए था जाटों में या कृषि समाज में, तो वो सिरसा से जो लोग थे जुड़े हुए, या भिवानी से जो लोग जुड़े हुए थे, या हिसार से जुड़े हुए थे, वो क्षेत्र जो था, उस क्षेत्र के किसानों में या जाटों में इनके प्रति कोई उस तरह की भावनात्मक रुझान नहीं हुआ। ये केवल रोहतक, झज्जर तक ही सीमित होकर रह गए। सोनीपत भी कट गया ये, हाँ, तो ये इस तरह से बिल्कुल कट गए। तो जिनको आप कह सकते हैं कि खादर बेल्ट था, जो जाटों का खादर बेल्ट है, उस खादर बेल्ट में भी अगर जींद आपसे निकल जाता है तो आप बहुत सीमित हो गए। बहुत सीमित दायरे में आपका जो एक्टिविटीज़ थी वो कन्फाइन रही। और वहाँ भी आप देखते हैं कि 2005 के बाद जब इनको नेतृत्व मिला, तो उन समुदाय के लोगों को या उन क्षेत्रों को जो बागड़ क्षेत्र कहा जाता है, बागड़ क्षेत्र जो सिरसा और ये उधर दादरी या महेंद्रगढ़ का जो वो क्षेत्र है जो राजस्थान से लगता है, उन क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं अदा कर पाए। और शायद अगर वो सक्रिय हो जाते और वहाँ के किसानों के साथ उनके दुख दर्द बांटने में और उनका समर्थन जुटाने में एक संगठन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था। और उस ढांचागत आधार के बिना कोई भी नेतृत्व लंबे समय के लिए अपना भविष्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देख सकते। 77 साल की उम्र है, 5 साल बाद वही 81 के हो जाएंगे जब अगला चुनाव आएगा। आपको लगता है जो कल सुबह तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से, आप ये मानिए कितना प्रभाव था उनके नाम का, उनको लगभग एक मानिए कि मुख्यमंत्री लोगों ने तो, सपोर्टर्स ने तो बना ही दिया था। जब 5 साल बाद चुनाव होगा तो कितना फ़र्क होगा उनकी उस स्वे में, उस स्वैग में और 5 साल बाद? वो तो बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपको नेतृत्व का भार सौंपा जाता है या नहीं। एक तो वो है, तो वो भविष्य बताएगा कि क्या होगा। मुझे नहीं लगता है, इसलिए कि जो राहुल गांधी हो चुका हुड्डा साहब, हाँ, और राहुल गांधी का मीन्स ही इज ए स्पेंट फोर्स फॉर नाउ। जो राहुल गांधी में जो मैं देखता हूँ कि विश्वास दिखता है, आपने देखा होगा कि इस बार भी जिस तरह से दलित पॉलिटिक्स को संवारने की कोशिश की गई, उसमें सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल था। उसमें भूपेंद्र हुड्डा ऑन हिज ओन अपनी तरफ से न तो कुमारी शैलजा को अपने साथ कर पाए और ना ही अशोक तंवर को अपने साथ रख पाए।
आपको याद होना चाहिए कि अशोक तंवर भी इस दलित पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे और वो भी कांग्रेस के हिस्से थे जी। तो उस कांग्रेस के हिस्से होने के बाद फिर आप देखते हैं कि उनका वेवरिंग एटीट्यूड रहा। उनको लगा कि जब तक दीपेंद्र हुड्डा हैं तब तक वो भार जो है नेतृत्व का भार ये उनको सौंपेंगे नहीं। तो उन लोगों पे जो आस्था और उनकी आस्था उनके प्रति जो आस्था होनी चाहिए थी कि दलित लोगों का और दलित वर्ग का नेतृत्व अगर उनको दिया जाएगा तो वो शायद, या कुमारी शैलजा को दिया जाता तो वो शायद इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि 8-10 सीट जो हैं ये शायद इनके फेवर में आ जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि उस तरह की जो शैली है पॉलिटिक्स के, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है या जो लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स है वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स जैसा देवीलाल का था इनकी नहीं है। उसका कारण ये है कि आपने एक तरह से शिथिल रहे, आपने बहुत एक्टिव तरीके से वो संगठन क्रिएट करके और लोगों से जुड़ने के कयास नहीं लगाए, प्रयास नहीं किया, खासकर उन क्षेत्रों में जैसा मैंने बताया कि बांगर क्षेत्र और जो हिसार का जो क्षेत्र है तो उस क्षेत्र के लोग लगभग उदासीन रहे इनके नेतृत्व में। तो क्या अब हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनने का सपना और जिद छोड़ देनी चाहिए, अब कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप पर छोड़ देना चाहिए कि वो जिसको भी बनाएंगे वो उनको भी मंजूर होगा, चाहे वो उनका नाम हो, चाहे कुमारी शैलजा का नाम हो या किसी और कांग्रेस के नेता का? मुझे लगता है कि हरियाणा में जो कांग्रेस का नेतृत्व है ना, उसकी बागडोर कभी भी एक सशक्त बागडोर नहीं दी गई है कांग्रेस के नेताओं को, और उसके कारण जो एक तरह से जो सेंटर की पॉलिटिक्स है, उनका जो कमान है, CWC का जो कमान है, उसको रुझाने की कोशिश करें हमेशा रहती है, चाहे वो शैलजा हो, चाहे कविता ये हो जो बंसीलाल के ये थे, हाँ, श्रुति और किरण चौधरी। तो इन लोगों का पलायन करना, इन लोगों का तटस्थ हो जाना और दूरी बना लेना कांग्रेस से, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये कमी जो है वो नेतृत्व की रही है। क्या रोहतक के लोग, इस बार तो 4 सीटें आ गई हैं, लेकिन जो हुआ क्या उसके बाद आपको लगता है कि अगली बार, और रोहतक विधानसभा की सीट बड़ी मुश्किल से जीती है, कल रात को 2-3 बार काउंटिंग हुई, मनीष ग्रोवर मानने को तैयार नहीं थे कि वो हार गए हैं, तो आपको लगता है कि क्या रोहतक भी इसी मजबूती के साथ हुड्डा साहब के साथ खड़ा रहेगा, या अगली बार रोहतक भी सोचेगा कि उन्होंने अपना कोई और नेता चुनना है? नहीं, मुझे लगता है कि हाई कमांड को, जो कांग्रेस के जो हाई कमांड हैं, उनको इस तरह के हुड्डा सेंट्रिक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अब ऐसे नेता की तलाश करनी होगी जिसमें जुझारूपन है, और वो जुझारूपन आने वाली जो पीढ़ी है, चाहे सुरजेवाला है, चाहे अशोक तंवर हैं, चाहे कुमारी शैलजा है, शैलजा तो खैर वो भी अब 60 से ऊपर ही चली गई हैं, तो उन लोगों का पॉलिटिक्स में अब मेरे ख्याल से उस तरह की एक्टिव भूमिका नहीं रही है। लेकिन तो अब शायद हाई कमांड, लेकिन जिनका आपने नाम लिया उनकी लोगों में उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी यंगस्टर्स में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है। उसका कारण ये हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक कमांड मिल गई थी, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जाट समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने आप में बड़ा एक सिग्निफिकेंट, सोशली भी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। सच्ची जी, एक कहावत है अंग्रेजी में, सिंस ऑफ ए हॉर्स इज विजिटेड अपॉन इट्स राइडर। तो दीपेंद्र हुड्डा की जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छत्र छाया में बढ़ी है। तो उस छत्र छाया में इनको अपने अंदर वो सारी गुण लाने पड़ेंगे जो एक जुझारू नेता में होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन उस कसौटी पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, अभी तक कसे नहीं गए हैं। और वो जो मैंने बताया ना कि सिंस ऑफ ए हॉर्स इज विजिटेड अपॉन इट्स राइडर, तो जो अपने पिताजी की जो सवारी कर रहे थे और उसका लाभ जो इनको मिल रहा था, तो बहुत कुछ इनको विरासत में मिल गई। तो वो उनकी अपनी विरासत है या नहीं,
इनको अपनी विरासत क्रिएट करनी उसके पड़ेगी। काबिल हैं या नहीं है, वो तो जिस दिन भूपेंद्र तो सिंह हुड्डा अब वो परीक्षा की घड़ी है। अब घड़ी है, अब परीक्षा की अब घड़ी है। हुड्डा साहब हाँ। रिटायरमेंट मोड की तरफ जाएंगे। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये दीपेंद्र हुड्डा को दिखाना होगा, अगर उनके अंदर वो काबिलियत वो डिज़र्व करते हैं तो ही पता लगेगा कि रोहतक उनके साथ है, बाकी जाटलैंड उनके साथ है, या पूरा हरियाणा उनके साथ है या नहीं है। और जैसा कि इस बार के परिणाम आए हैं, इसमें भजनलाल का चुनौती और परिवार, बढ़ जाती है। भजनलाल का, ये चिंता की बातें हैं। जी। भजनलाल का परिवार साफ हो गया है, बंसीलाल का परिवार सिर्फ एक ही व्यक्ति इस बार विधानसभा जाएगा। चौटाला परिवार के साथ क्या हुआ हमें पता है। तो इस बार जो वीरेंद्र सिंह का परिवार है उनके साथ क्या हुआ, तो दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो हार गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रजातंत्र में हुड्डा के परिवार के ऊपर भी ये संकट आए। एक और आस्पेक्ट है, पहलू है, जिसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स से जोड़कर देखना पड़ेगा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है, वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि कमांड पॉलिटी रही है, कि एक हमेशा कमांडिंग पॉलिटिशियन पोजीशंस में आप रहे हैं। अरे आज़ादी के बाद 52 से लेकर 67 तक कांग्रेस का एक कमांडिंग पोजीशन में था। तो जहाँ से भी व्हिप जारी कर दिया, वो स्टेट में भी लोग उसको फॉलो कर लेते थे। तो अब वो कमांड पॉलिटी का ज़माना तो है नहीं, ना सेंटर में है और ना स्टेट में ना है। स्टेट में है। और दूसरी तरफ जनता के तरफ से एक डिमांड पॉलिटिक्स है। हाँ, एक डिमांड पॉलिटिक्स, बहुत सारे डिमांड्स हैं। बिल्कुल है, हाँ, जिनके युवाओं बारे में कोई असंतोष- सीरियस नहीं है। हाँ, युवाओं में असंतोष व्याप्त है। किसी कृषक वर्ग भी असंतुष्ट इनके कारगुजारियों से। हाँ, तो और शिक्षा का स्तर देख लीजिए, और स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, और जो ढांचागत स्ट्रक्चर है, जो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया था बंसीलाल ने, जो बिल्डर ऑफ हरियाणा के रूप में जाना चाहते मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा के रूप में HAU बनाया उन्होंने। हालांकि हुड्डा साहब ने भी जो बनाया MD यूनिवर्सिटी में, जो वाइस चांसलर की नियुक्तियां की, वो एक था पॉजिटिव, उसका फॉल आउट था। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल होते तो शायद MD यूनिवर्सिटी को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला सकते थे, जो कि नहीं गया, वो महेंद्रगढ़ चला गया। तो ये इनके रहते ही महेंद्रगढ़ चला गया, वो संभव हो सकता था, लेकिन उतने प्रभावी नहीं रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते थे। खैर अब तो बात करने की बात नहीं है, इसलिए कि वो तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अब मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की क्या बात है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि दीपेंद्र हुड्डा को क्या उस तरह के नेतृत्व में जो खामियां रही हैं या कमियां रही हैं, उसके लाइट में, उसके आलोक में दीपेंद्र हुड्डा को वो गाइडेंस प्रोवाइड करके ही कैन स्टिल बी रेलिवेंट और नॉट। मुझे लगता है कि उसका स्कोप तो हमेशा बना रहता है। जी, तो ये थी हमारी आज की चर्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे 2005 से 2014 तक, और इस बार कांग्रेस पार्टी के सर्वे के रूप में उनको पेश किया जा रहा था। टिकट एलोकेशन से लेकर कैंपेनिंग तक सिर्फ हुड्डा ही हुड्डा रहा। उनका परिणाम आने के बाद फ्यूचर क्या होगा। हमारी जो आज की बातचीत थी उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर जितेंद्र प्रसाद जी। आप सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं MD यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और चर्चा को बहुत ही बेहतरीन बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।